अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ अमान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, इस्लामाबाद की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात में जितने भी मुकदमात इमरान खान पर बनाए गए थे उन सब में ज़मानत मंजूर कर ली है। इसमें क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं, क्या बैकग्राउंड रबते हैं, क्या मामला चल रहे हैं, इस पर हम बाद में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ एक और छोटी सी बात शेयर करता चलूँ कि राय अली हैदर NA 96 से PTI के हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे और वो जीत गए हैं। उनको फॉर्म 47 कैसे मिला और किसने लेकर दिया, कौन सी वो शख्सियत है जिसने इसमें सबसे अहम रोल प्ले किया है, वरना उनको भी बेशक वाज़ेह लीड ही थी लेकिन उनको भी हराया जा रहा था। ये अंदर के रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर के वाक़यात हैं, अंदर के हालात हैं और जो आई विटनेस वहाँ पर मौजूद थे उनके मुताबिक जो मेरे पास मामला पहुँचे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बांग्लादेशियों की पाकिस्तान के बारे में जो इस वक्त आज के इस इलेक्शन के हवाले से राय है वो आपके साथ शेयर करनी है। और साथ ही आपके साथ मैंने बात करनी है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है, जो डेमोक्रेटिक एक टेम्पर है, एक मिजाज है, वो किस तरह का है और आज इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही है। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स इंतहाई ज़्यादा अहम है। स्टे विद मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट इंस्टेंट एक्सेस टू माई ऑल ऑफ माई वीडियोज़। तो चलते हैं व्यूअर्स सबसे पहले अपनी बात की तरफ कि इस्लामाबाद की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इमरान खान की जो जमानत मंजूर की है तमाम 9 मई के वाक़यात में, उसके पीछे मुहर्रकात और रीजंस क्या हैं। इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊं, मैं बेहतर है कि मैं आपके साथ NA 96 में जो नवाब शेर को हराने वाले मजबूत कैंडिडेट हैं राय हैदर, उसके फॉर्म 47 लेने के कुछ क्लू और कुछ क्लिप्स आपके साथ में शेयर कर दूं, कुछ बातें आपके साथ शेयर कर दूं कि वो किस तरह से ली गई हैं। लाजमी तौर पर नवाब शेर को जितवाए जाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। ये इंतजामात मुकम्मल कैसे हुए? जिस तरह से ख्वाजा आसिफ के इंतजामात मुकम्मल हुए, जिस तरह से नवाज शरीफ के इंतजामात मुकम्मल हुए, जिस तरह से मरियम नवाज के इंतजामात मुकम्मल हुए और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता बाकी 50+ कैंडिडेट्स को हराने के इंतजामात मुकम्मल हुए, जिस तरह से मरियम नवाज को जितवाने के इंतजामात मुकम्मल हुए, जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद को हरवाने के इंतजामात सारे कंप्लीट हुए, इसी तरह से नवाब शेर को भी जितवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। ये हिदायत कहाँ से आई, ये प्लानिंग कहाँ पर हुई, ये भी आपके साथ मैं बाद में शेयर करता हूँ। लेकिन आपको पहले ये बता दूँ कि वो फॉर्म 47 किसने और किस तरह से लिया। मलिक जावेद इकबाल ऐवान एडवोकेट हाई कोर्ट जो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं बार एसोसिएशन जरावाला का सदर की हैसियत से, उन्होंने इंतहाई ज़्यादा लीगल फाइट करके उस रात 8 और 9 मई की दरमियानी रात को सारी रात वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में राय हैदर साहब के साथ मौजूद रहे और उन्होंने उनकी ये काविश है, उनकी ये मेहनत है, उनकी ये एफर्ट है कि इंतहाई ज़्यादा कानूनी नुक्ता नज़र से उन्होंने जंग लड़ के और रिटर्निंग ऑफिसर को मजबूर करके लीगल तरीके से जेन्युइन और मेरिट बेस्ड रिजल्ट हासिल करने में वो कामयाब हुए। अदरवाइज ये हल्का भी PTI के हाथ से निकल जा रहा था। ये क्रेडिट जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जावेद ऐवान एडवोकेट को जाता है, जिसने अपनी जाती कोशिश से, जाती असर और सूख से और लीगल पॉइंट्स को रेज करके, लीगल फाइट करके रिटर्निंग ऑफिसर से फॉर्म 47 राय हैदर का लिया है। और ये सारे का सारा क्रेडिट बिल्कुल बगैर किसी तासुब के, बगैर कोई लिपटी रखे बगैर मैं ये दूंगा, क्योंकि जो आई विटनेस, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वक्त उस ऑफिस के अंदर मौजूद थे, ये उनकी सबकी राय है। जब उन सब से राय मैंने ली, उन सब से पूछा कि ये किस तरह के मामला बने हैं, तो मैं उनका नाम यहाँ पर लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ क्योंकि कुछ तफज़ात हैं, आपको सारे हालात का पता ही है। उन सब ने मुतफिका तौर पर मलिक जावेद की जो काविश है, जो एफर्ट्स हैं रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के अंदर और जो उसने कानूनी जंग लड़ी है राय हैदर के लिए और उसका फॉर्म 47 हासिल करने के लिए, ये उसी की कोशिश है। अदरवाइज ये हल्का भी जो आज क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई है और जो हल्के PTI से छीन लिए गए, ये भी हल्का छीना जा रहा था अगर मलिक जावेद साहब दफ्तर में मौजूद ना होते तो। बल्कि ये उनकी काविश है। तो अब हम चलते हैं इमरान खान के जो एंटी टेररिज्म कोर्ट ने तमाम 9 मई के वाक़यात में बेल ले ली है। देखिए 8 और 9 मई की दरमियानी रात 11-12 बजे तक सूरत हाल बहुत ज़्यादा हद तक वाज़ेह हो चुकी थी। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी तक भी खौफ की फिजा है, तो पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज ने ताकतवर हल्कों को ये बावर करवा दिया था कि हमने PTI को लूली लगड़ी कर दिया, हमने उनकी टांगें तोड़ दी, हमने उनके हाथ मरोड़ दिए, हमने उनकी
कलमे तोड़ दिए हैं, वो चलने फिरने के काबिल नहीं रही है, हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमने उनको बलडोज कर दिया, लिहाजा वो इलेक्शन जीतने की किसी भी किस्म की सिचुएशन में नहीं है। ये बावर करवा दिया गया था तमाम हलकों को, तमाम एजेंसीज की तरफ से रिपोर्ट्स देकर। अब ये रिपोर्ट्स कहां पर बनाई गई हैं, आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल थी? अगर ओरिजिनलिटी इनमें कुछ ना कुछ होती तो 8 फरवरी को जो वोट पड़ा है पीटीआई को, उससे वो ज़ाहिर हो जाती। इतना वोट पीटीआई को कभी भी ना पड़ता। तो जब रात 11-12 बजे करीब स्क्रीन वाज़ेह होने लगी है, विजन क्लियर हुआ है उन ताकतवरों का कि ये हो क्या रहा है, ये सब उल्ट हो रहा है, तो रावलपिंडी में एक ताकतवर तरीन शख्स के घर में फिर मीटिंग हुई। और दूसरी तरफ से जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, ये मैं अपने पिछले वीलॉग में ये बात आपको बता चुका हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रात 12 बजे गायब हुए और सुबह 6 बजे वो अपीयर हुए अपने ऑफिस में और अकबी दरवाजे से वो दाखिल हुए। तो वो कहाँ गए थे? और दूसरी तरफ जो ताकतवर तरीन शख्स था वो कहाँ था और उस वक्त उसकी एक्टिविटीज क्या थी? तो वो ताकतवर तरीन शख्स और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये मुबैना तौर पर बावसूख ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी के ताकतवर घर के अंदर इनकी मीटिंग हुई और उसी घर के अंदर सिविल कपड़ों में काफी सारे लोग भी मौजूद थे, कागज उठाए हुए, फॉर्म 45 उठाए हुए और कुछ डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स उनके पास थी। वहां पर जब सिचुएशन सारी डिस्कस की गई तो उस डिस्कशन के नतीजे में हालात जब सारे वाजे हुए तो फिर नई इंस्ट्रक्शन दी गई कि ऐसा अब ना होने दिया जाए। तो जब ये ऑर्डर उनको मुबैना तौर पर मिल गया तो उस ऑर्डर के बाद आपने देखा कि तमाम आरओज के जो ऑफिस थे उन पर सिविल कपड़ों में और कुछ वेपन्स लिए हुए लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया और उनको हरासा करने लगे। और इसी सिचुएशन में कुछ जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो डट भी गए और कुछ ने इस्तीफे भी दे दिए, लेकिन अक्सर को यरगमाल भी बना लिया गया और उनसे फॉर्म 47 पीटीआई के खिलाफ और नून लीग के हक में हासिल कर लिए गए। और यूं ये रिगिंग की जो दास्तान है ये अपने पाए तकमील को पहुंची और हारने वालों को जितवा दिया गया और जीतने वालों को हरवा दिया गया। वो कि एक अलहदा मैटर है कि फॉर्म 45 सबके पास मौजूद है और उसको चैलेंज कुछ को कर दिया गया, कुछ को करने जा रहे हैं और नोटिफिकेशन अक्सर के रुक चुके हैं ईसीबी की तरफ से और कोर्ट से रोक दिए हैं। लेकिन अभी ये एक लंबी जंग है जो शुरू होने जा रही है। जब आप अवामी मैंडेट को बलडोज करेंगे ना, जब आप अवामी मैंडेट को इस तरह से उसकी बेहुरमती करेंगे और उसकी पामाली करेंगे तो फिर हालात यही होंगे। और 1970 के हालात जो उन हालात को जिन्होंने स्टडी किया हुआ है, जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो तारीख के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। और इसी तनाजर में बांग्लादेश की तरफ से एक शख्स ने ट्वीट भी किया है कि लगता है कि 7 दिसंबर 1970 से लेकर 8 फरवरी 2024 तक पाकिस्तान अभी वही का वही खड़ा है, उसने कोई सबक हासिल नहीं किया है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट, उसके तमाम इदारे अपनी रवश को छोड़ने पर आमादा नहीं है और पाकिस्तान 1970 से लेकर 2024 तक जैसे था वैसे का वैसे ही है। ये हमारे लिए कितनी हमारे लिए कितना लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए सोचने की बात है कि वो एक छोटा सा मुल्क जो हमसे आज़ादी हासिल करके अलहदा हुआ, जिसके लीडर को हम गद्दार कहते रहे, उन्होंने उसको पांव पर खड़ा कर दिया और आज हम पर वो कमिट कर रहे हैं, कमिट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान 1970 से लेकर 2024 तक वैसे का वैसे ही जरा भर चेंज नहीं हुआ है। कहने का मकसद और मतलब मेरा क्या है कि हमारी जमहूरी तारीख बिल्कुल अभी बचपने में है। हमारा ना जमहूरी मिजाज है, ना जमहूरी ज़हन है, हम डिक्टेटर ज़हन के हैं, यहाँ हम गुलामाना ज़हन के हैं, अवाम गुलामाना ज़हन की है और हमारे जो हुक्मरान हैं वो डिक्टेटर माइंड के हैं, वो डिक्टेट करते हैं और हम उनकी गुलामी डिक्टेशन के सामने सरनगू तस्लीम कर लेते हैं, अपना सरनगू खम कर लेते हैं। तो इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है, ये कसूर असल में है टाइम का। जो ही ये टाइम आगे चलता जाएगा, हमारी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री थोड़ी सी ब्रॉडर होती जाएगी तो हमारे मिजाज में लाजमी तौर पर तब्दीली आती जाएगी। आज मिजाज में तब्दीली आ चुकी है और एक वाजे इंडिकेशन, एक वाजे मैंडेट पीटीआई को मिल चुका है जो मोर देन 150 सीट्स का है और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इमर्ज हो चुकी है। अब एक मज़ीका केस, एक रेडिकुलस, आप एक स्पीच देखें जो कल विक्ट्री स्पीच की है नवाज शरीफ साहब ने, क्या बेहुदा किस्म की स्पीच की है और उसने अपने आप को एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर प्रोड्यूस किया है। यार
क्या हो गया हम लोगों को? या तो ये इंतहाई हमाकत की इंतहाई अथाह गहराइयों में है, और या फिर हमें वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं। बल्कि हम बेवकूफ़ होते, अब हम बेवकूफ़ होते तो हमें ये परसों ये नतायज ही ना आते, परसों वो वोट ही इस तरह से ना करते जिस तरह से निकले और उन्होंने पीटीआई को जितवाया है। तो ये आप यूँ समझ लें कि हमाकत और बेवकूफ़ी और बेशर्मी की अथाह गहराइयों में ये जा गिरे हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रही है कि हम क्या करें। तो बहरहाल अब मैं फिर पलट कर जाता हूं उसी इमरान खान की जो जमानतें हैं उनकी तरफ। वो जमानतें करवाने का हुई नहीं है, वो करवाई गई हैं। अब पहले तो आज तक हो नहीं सकी, जो ही इंतखाबात हुए हैं, एक देखिए एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, एक जो पावर होती है ना अवाम के वोट की, वो कहीं ना कहीं असर जरूर दिखाती है। कोई माने ना माने, वो अपना असर जरूर रखती है। तो उसी असर के पेश नज़र अब जो ताकतवर हलके हैं वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गए हैं और वो कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान के साथ। बट गुलामी नामंजूर, इस बात पर वो मर्द-ए-आन आज भी डटा हुआ है। और इसी गुलामी नामंजूर की उसके स्लोगन को, उसकी अपील को अवाम ने भी एक्सेप्ट किया है और उन्होंने भी गुलामी के खिलाफ आज़ादी के हक में वोट दे दिया है। अब जो पावरफुल ताकतें हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो इस तरफ आने की कोशिश आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने 8 और 9 मई के जो दरमियानी शब है उसमें कुछ फैसले किए जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन के रिजल्ट को में हेर फेर हुआ। तो दूसरी तरफ अब वो बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे उनको मजबूर होना पड़ेगा, उनको हथियार डालना पड़ेंगे। वो खौफ, वो डर के आज जो बुत है वो टूट चुके हैं। हमें बोलना पड़ेगा, हमें आगे निकलना पड़ेगा। तो एनीवे उनकी जमानत का होना तमाम 9 मई के वाकयात में ये एक इंडिकेशन है कि चीज़ें फेवर में जा रही हैं। और मेरी इस बात को फिर उसी मेरे व्लॉग के साथ एसोसिएट कीजिए जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था। देखिए, प्रिडिक्शन और स्पेकुलेशन जो साबका तजर्बात होते हैं और मारूजी हालात होते हैं, उनको देखते हुए ये प्रिडिक्शन भी की जाती है और स्पेकुलेशन भी की जाती है। तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। तो ये सारी इंडिकेशन, ये सारे इशारे, ये सारे रूट्स उसी की तरफ जा रहे हैं कि अब ताकतवर हल्के, अब एस्टेब्लिशमेंट और ये सारे मिलकर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वे आउट निकाला जाए और किसी मुनासिब तरीके से इस मामले को हल किया जाए। और ये मुनासिब तरीका यही है कि इमरान खान के साथ निगोशिएट किया जाए, उसके मैंडेट को तस्लीम किया जाए, वोटर की इज्जत की जाए, वोट की इज्जत की जाए और उनको इस मैंडेट को मानते हुए गवर्नमेंट उनके हवाले की जाए। किसी किस्म की मजीद रिगिंग, किसी किस्म की मजीद परेशानी मुल्क को किसी न किसी बहरान की तरफ ही लेकर जाएगी। आप लोगों का कुछ भी नहीं जाना है, आपके पास तो सब कुछ है। आपने चले जाना है कनाडा में, आपने चले जाना है बरतानिया में, आपने चले जाना है बेल्जियम में, आपने चले जाना है, हमने तो इधर ही रहना है। तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो फैसला कीजिए जो अवाम फैसला दे चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।